नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार झारखंड। मेरे साथ में मेरे मेहमान हैं, भागलपुर सुल्तानगंज से विधायक हैं और भागलपुर मुराका कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। इन्होंने सदन में कई दफा अपने समाज के लिए आवाज उठाया है। इस दफा भी अपने समाज को SC ST में डालने के लिए सरकार से मांग किए थे विधानसभा में। विजय चौधरी के कहने पर इनको प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। हम इनसे बात करेंगे कि मेन मामला क्या था और ये सर कब से उठा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब सदन में आता है तो समाज के लोग उनसे यह इस बात की आशा रखते हैं कि वो हमारे मुद्दे को सदन में उठाएंगे और सभी समाज के प्रतिनिधित्व करने वालों को उठाना चाहिए। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बहुत कम ऐसे विधायक होते हैं सर जिनको जो हिम्मत करके अपनी बातों को, इस तरीके की बातों को सदन में रख पाते हैं। देखिए, हिम्मत की बात क्या है, हम जिस समाज में हमारा जन्म हुआ और जिस समाज की दुख तकलीफ को हमने बचपन से देखा और भोगा भी है, तो उसकी बात को अगर हम रखते हैं तो रखना चाहिए। और इसमें हिम्मत की बात नहीं है, इसमें दायित्व का भी बात है। तो दायित्व भी होता है, दायित्व भी होता है, इसलिए हमने दायित्व को निभाया है। क्या हुआ था एग्जैक्ट सर? आपने आवाज उठाया और विजय सिन्हा अचानक से बोले कि बैठ जाइए। नहीं, ऐसी देखिए बात है, जो गैर सरकारी संकल्प होता है उसका उसकी नियमावली में यही है कि जैसे आपको क्वेश्चन उठाते हैं, सरकार की तरफ से उस पर उत्तर आता है और उसके बाद आप भी उस उत्तर पर कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद अध्यक्ष जो होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है, विजय बाबू के द्वारा नहीं कहा गया, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि अब आप प्रस्ताव को वापस लीजिए, क्योंकि आपकी बात सरकार तक चली गई है। इसी क्रम में हमको कहा गया कि अब आप प्रस्ताव को वापस लीजिए। आपको इसका विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि आपको सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो हमने कहा कि सर, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दे, क्योंकि कहा गया कि यह अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। और उसके बाद हमने कहा कि हम अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं। अगर जो एकाध सदस्य ऐसा भी थे कि अपने प्रस्ताव को, मात्र हम एक सदस्य को देखा है अभी तक जो अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लिए, तो अध्यक्ष जी बहुमत से उनके प्रस्ताव को खारिज करा देते। पूछा जाता है सदस्यों से कि जो इसके पक्ष में हाँ कहे, तो एक दो आदमी बोलता है हाँ, और उसके बाद पूछा जाता है कि जो इनके पक्ष में नहीं है वो ना कहे। तो ज्यादातर लोग ना बोलते हैं और वह प्रस्ताव गिर जाता है। वह प्रस्ताव की ज्यादा फजीयत होती है। तब अंत में हमने गैर सरकारी संकल्प के द्वारा हमने इस बात को रखा कि बिहार में अन्य प्रदेशों की तरह धानु जाति को अनुसूचित जाति में रखकर उसको निरस्त किया जाता है। कई हम तो देखे उस दिन, जिस दिन हमने लिया उस दिन कोई विधायक भी थे जो अपने प्रस्ताव वापस नहीं लिए, उनके प्रस्ताव को पास करा के संविधान में बहुमत से उसको निरस्त कर दिया गया। तो कोई भी प्रस्ताव निरस्त नहीं हो, वह प्रस्ताव बनी रहे, और इसलिए निरस्त न हो उससे बेहतर है कि आप जो चीज नहीं होने वाला है वो वापस ले लें। नहीं हो भी गया तो भी आपको वापस लेना है। देखिए, ऐसा कई बार हुआ है कि हम भी दूसरी बार रखे कई कुछ बात को सरकार एक्सेप्ट कर लिया, तो विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं अब तो सरकार मान गई है, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए। प्रस्ताव वापस लीजिए। ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। इसलिए जो ऐसा अगर बोलता है उनको विधानसभा की प्रक्रिया की जानकारी। राजनीति अपने जगह है और सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह है। धानुक समाज में ऐसा क्या है प्रोफेसर साहब जिनको
अगर लोग उस चीज पर ध्यान दे तो आगे आ सकते हैं, आगे की जो लड़ाई है वो सक्षमता से लड़ सकते हैं। देखिए, पहले ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा पर। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकिएगा। याद कीजिए, अम्बेडकर ने कहा है, लिखा है उन्होंने अपनी पुस्तक में कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पीता है उसी का राज होता है। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा आपसी मतभेद भी नहीं होगा। आप शिक्षित हो जाइएगा, आपसी मतभेद नहीं होगा और आप आगे बढ़िएगा। आज वही समाज देश और दुनिया पर राज कर रहा है जिसने इस शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को पिया है। हम तो पहला बिल्कुल पढ़े लिखे, और पढ़े लिखेगा तब भी विभिन्न विद्वानों के मतों को उनकी किताबों से पढ़ करके समझेगा कि किसने कहा क्या कहा है। तो अब तो पढ़ने में कुछ रुचि बढ़ी है, हम लोग देख रहे हैं। पहले से कुछ ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है, पढ़ने से रुचि ज्यादा हुई है। और अब ये भी हुआ ना कि हर पंचायत में हाई स्कूल खुल गया, हर गांव में मिडिल स्कूल खुल गया। तो हम जब पढ़ने जाते थे, हमारे गांव में पहले चौथा तक का स्कूल था। चौथा क्लास पास करने के लिए हम जाते थे पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाते थे। छोटा सा बच्चा अंदाज कीजिएगा, गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना, चाहे भारी बरसात हो या भीषण गर्मी हो या करारी की ठंड हो, सब में हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। आज वह स्थिति नहीं है। हाई स्कूल भी पढ़ने जाते थे तो दूसरे जिला में, दूसरे पंचायत की बात छोड़ दीजिए, दूसरे जिला में 5-7 किलोमीटर दूर जाते थे हाई स्कूल पढ़ने के लिए। आज तो वह बात नहीं है। हमारे पंचायत में आज हाई स्कूल है, इंटर तक की पढ़ाई होती है। हमारे इस गांव में आज मिडिल स्कूल 8वां तक की पढ़ाई होती है। इसलिए अब सरकार ने ध्यान दिया है, क्योंकि व्यवस्था हो गई है जी। तो अब हमारे बच्चे भी, सभी बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर साहब, एक लास्ट सवाल है, चूंकि आपके विधानसभा से जुड़ा हुआ है, हालांकि जो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके विधायक बनने से पहले से चल रहा था। सुल्तानगंज का जो पुल था, लोगों के मन में इस बात का मतलब एक सवाल है जो आम जनता से अगर लोगों के मन दिमाग में है कि ये 650 करोड़ का पुल 1710 करोड़ का पहुंचा और उसके बावजूद भी गिर गया। देखिए, आपसे सवाल नहीं है लेकिन आपसे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। वो गिर गया, इसके लिए सरकार ने उसको दंड भी दिया है और गिर गया, फिर से अब बनना चालू होगा। उसको उसी कंपनी को, सिंगला कंपनी को ही बनाना है। उसको अलग से फंड नहीं मिलेगा। सरकार के साथ समझौता हुआ कि अलग से रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्च होगा उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक पैसा नहीं लगाएगी। वह अपने आंतरिक संसाधन से, वह जो सिंगला कंपनी है उस पुल सिंगला कंस्ट्रक्शन जो है उसको बनवा रही है और काम अब शुरू होने वाला है। उसमें गलती डिजाइन का था, जैसा कि अच्छा रिसर्च हुआ है। अच्छा, जांच होने के बाद मतलब ये लगभग पता चला है कि गलत डिजाइन बनने के कारण हुआ, गलती हुई थी तब। और उसमें पार्टी सरकार, प्रदेश और केंद्र सरकार का कोई दोष नहीं है। गलती सिंगला कंपनी से हुआ है और उसको इसकी सजा मिली है। या फिर ये खर्च पर हमको लगता है लगभग 350 करोड़ रुपया सिंगला कंपनी को अतिरिक्त वहन करना पड़ रहा है। ये जो 650 करोड़ से 1710 करोड़ वाली बात है, उसमें मतलब ये बढ़ के कैसे जाता है? बढ़ेगा नहीं, जैसे देखिए तो क्या मतलब कई कारण होंगे, वही कारण जानने की कोशिश की जा रही है सर। कि जिस वक्त एस्टिमेट बनता है, डीपीआर बनता है जी, उस वक्त का मार्केट वैल्यू और काम के क्रम में जो मार्केट वैल्यू बढ़ते जाता है जी, और काम भी बढ़ता है। जब काम शुरू होता है, क्षेत्र की जनता कुछ अलग से डिमांड करती है। हमको ऐसे रोड चाहिए, हमको ऐसे लिंक रोड चाहिए, यहाँ पर हमको अंडरपास चाहिए, यहाँ पर हमको पुल चाहिए। हमारे सुल्तानगंज में ही कई जगह हमने अंडरपास दिलवाया है और कई जगह लिंक रोड करवाया है।
तो उसके बढ़ने का एस्टिमेट बढ़ने का एक कारण ये सब भी है, और जो इस दौरान जो महंगाई बढ़ती है वो सभी कारण में कई कारण मिला के ये सब बढ़ते हैं। यही बहुत लोगों की जानकारी नहीं है, और ये तरह तरह के लोग इस पर सवाल करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ जी, जिस वक्त पुल बनी है और अभी तक पुल बनी है, लगभग सभी पार्टियां इन्वॉल्व हुई है सरकार में। लगभग जनता दल, राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी, सभी पार्टियां इसी बीच में सरकार में आई और गई। जनता दल यूनाइटेड केवल वही है। मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं, बाकी पार्टी तो सब पार्टियां पक्ष विपक्ष बदलता रहा। तो जिस वक्त पक्ष विपक्ष वाला पक्ष में आता था, उस वक्त इस बात को क्यों नहीं उठाते? सब मेंबर A to Z मेंबर शपथ खाया विधानसभा में कि हम लोग समर्थन करेंगे शराबबंदी का। विधानसभा में शराबबंदी का समर्थन करते हैं, बाहर आकर विरोध कर, अब बाहर मार के दल क्या जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में प्रोफेसर ललित नारायण मंडल थे, जदयू के विधायक हैं, और इन्होंने अपने पार्टी की बात को मुखरता से रखने की कोशिश की है। आप भी देख करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इन्होंने कहां तक सही कहा है और कहां तक इनको करना चाहिए था। धन्यवाद। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।